सियासतदानों में इख्तलाफ, जजों में इख्तलाफ, कौमी इदारों आवाम में इख्तलाफ, हर जगह तकसीम ही तकसीम नज़र आती है। इतनी तकसीम क्यों? माशी बदहाली, महंगाई, सिसकते बिलकते अवाम। पाकिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा? बांग्लादेश हमसे आगे कैसे निकल गया? दोनों ममालिक की माशी पॉलिसियों में क्या फ़र्क है? पार्लियामेंट अदलिया कमज़ोर, फ़ौज ताकतवर, सब आईनी इदारे हैं, तो ये तज़ाद क्यों है? आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए दावत दी है सियासी व माशी अमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास को और कानूनदान, कानून के तालिब इल्म जनाब खादिम हुसैन चाकरानी साहब को। खादिम साहब और नदीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की मईशत का ज़वाल कब से शुरू हुआ? हमारी तारीख क्या कहती है? जनाब खादिम साहब, आप क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच अज़हर साहब। अगर तारीख़ के औराक में देखा जाए तो जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ 1947 से, तो उस वक्त से ही ना मुआशी बहरान की तरफ हमारा एक रुजू हो चुका था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब जिस तरह से हमारे वसाइल थे और जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज थे, वो जो हमें इंडिया की तरफ से कुछ मिलने थे और जिनको हमने से ठीक से यूटिलाइज़ करना था, बदकिस्मती से ये है कि कायदे आज़म के बाद कोई हमारे पास इस तरह का विजनरी लीडर नहीं आया। और उसके बाद जो एक सियासी बहरान रहा 1947 से लेकर और टिल टुडे पाकिस्तान की तारीख़ में, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक रुकावट रही है मुआशी जो एक डाउनफॉल है पाकिस्तान की तारीख़ में, कि जब से 1947 के बाद कायदे आज़म की डेथ होती है, उसके बाद लियाकत अली ख़ान की डेथ होती है, दैन प्राइम मिनिस्टर बदलते रहना और उसके बाद 3 मार्शल लॉज लग जाना, फिर हर एक जो डिक्टेटर आते हैं उनकी अपनी पॉलिसी होती है। और उसके साथ आप देखें, एक आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जितने भी डिक्टेटर आए हैं उनकी ना जो सबसे, बाकी तो उनका एक हेजमोनिकल राज रहता है, लेकिन उनका जो फेल्यूर होता है वो 2 ही चीज़ों से। एक तो उनका जो मुआशी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें कोई एक एक्सपर्ट और टेक्निकल उस तरह से ग्रूम्ड और बाकी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। उनको हर वक्त एक सिविलियन की ज़रूरत होती है। साथ साथ उसमें आप ये देखें कि जब इसका अयूब खान का दौर आता है, अयूब खान की अपनी पॉलिसीज़ थी। उसके बाद आप देखें कि यहिया खान का दौर आता है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ थी। और बांग्लादेश के जो भी जितने हमारे लोग थे उस वक्त के, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, वो उस वक्त से नाखुश थे। सही, स्टार्ट से लेकर आज तक वो इसलिए नाखुश थे कि उन्हें पता था कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये एप्लीकेबल नहीं हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज थे इंडिया से आने थे वो भी नहीं आए, उस तरह से हमें ठीक से नहीं मिल सकते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का जो इकोनॉमिकली डाउनफॉल है वो हमारी एक तारीख से जुड़ा है, जब से पाकिस्तान बना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उस तरह से इस पर वर्क नहीं किया गया इकोनॉमिकल पॉलिसी पे, और हम पॉलिटिकल इशूज़ में उलझे रहे हैं। सही। नदीम साहब, आप इस पे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका डाउनफॉल कैसे हुआ? शुक्रिया अदर साहब, शुरू से ही जो भाई ने बात की है कि हमारा सिस्टम ही सही नहीं है। हमने अपना बैठ के कोई पूरा निज़ाम ही नहीं डिवाइस किया कि मईशत किसने चलानी है, पॉलिटिक्स किसने चलानी है, और जो हमारा डिफेंस के मामलात हैं वो किसने चलाने हैं, वो हमने इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है। और हमारे कुछ लोग आप चाहते हैं कि हम ही सारा कुछ मैनेज कर लेंगे और हम ही एक बंदे को बिठा देंगे और उससे कहेंगे ये पॉलिसियाँ चला ले तो वो चलाएगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम हर साल और हर कुछ अरसे बाद नए तजर्बे करते हैं और वो पॉलिसी में लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें बनाई नहीं है, और उसी का यही रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि जो मुल्क की इकानमी है वो डिक्लाइन का शिकार है। खादिम साहब, जो मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान था, उस दौर में कहा जाता है कि उनके जो 5 साल प्रोग्राम थे उनको बाकी ममालिक ने भी कॉपी किया। उनका प्रोग्राम तो अच्छा था। देखें, प्रोग्राम तो अच्छा था, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए था ये देखें ना। अब मैं यही तो आपको बात बता रहा हूँ कि अयूब खान का जो दौर रहा उस वक्त हमें सपोर्ट थी। उस वक्त जब 1965 या डिक्टेटर्स के साथ एक सबसे बड़ा जो उनकी खुशकिस्मती हम कह सकते हैं वो ये है कि जब वो आते हैं तो उनके पास जो एक्सटर्नल सपोर्ट्स होती है वो ज़्यादा होती है।
उसमें आपकी डॉलर की फ्लो ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसकी मिसाल दे दें, ज़ियाउल हक की मिसाल दे दें, जब अफ़गानिस्तान पर और रशिया को हमने यहाँ से भगाना था तो हमें फुली सपोर्ट थी अमेरिका की। तो डिक्टेटर्स का यही होता है कि उनको एक तो बाहर से सपोर्ट ज़्यादा होती है और दूसरा उनकी पॉलिसीज़ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होती। इसलिए शॉर्ट टर्म वो सर्वाइवल तो होती हैं लेकिन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकती। उसके बाद आप देखें अयूब खान के बाद यहिया खान आ गए, उनकी अपनी पॉलिसीज़ थी, उसके बाद ज़ियाउल हक की अपनी पॉलिसीज़ थी। तो ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की लेक ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की वजह से यही हम आज तक सफ़र कर रहे हैं। सही। अदर साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हम अयूब खान की बात करते हैं ना, अयूब खान के ज़माने में हमने एक बड़ा शिफ्ट किया कि सीटो और सेंटो और अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी हम बन गए थे और उनके साथ हमारा अलाइज होने की वजह से हमारे पास डॉलर की बरसात आई। सही। और उस वक्त हमें खुशहाली नज़र आई, ये डैमों पे काम शुरू हुआ। लेकिन उसके साथ उस वक्त हमारी जो सबसे बड़ा बुरा हमारे साथ असर हुआ कि अयूब खान साहब ने पाकिस्तान के 3 दरिया दे दिए इंडिया को। हालांकि दरियाओं का जो है ना वो चीज़ नहीं होती कि हम 3 किसी को दे दें। दरिया नेचुरल एक फ़्लो होता है, वो जहाँ पे बह रहे थे उनको वहीं पे बहने दिया जाता। हमने जब उनके 3 दरिया उनको दे दिए तो हमारा ये जो पंजाब का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर लैंड था, वो सारा बैरन हो गया, वो बंजर हो गया। अब आपके सामने पंजाब का जितनी भी ज़रखेज़ एरिया है वहाँ पे अब सोसाइटीज़ कटिंग हो रही हैं, वहाँ पे हमारी ज़राअत नहीं है। तो हमारी मईशत जो हम अब ये रोना रो रहे हैं कि गंदम नहीं है, कभी चीनी नहीं है, ये सारा रिच एरिया था, एग्री लैंड था। तो ये उस वक्त से हमारी जो ईंट है ना, पहली ईंटें वो ख़राब रख दी गई और उसके बाद हुआ क्या कि ये जो भी लोग आए तो वो बेचारे उसी तरह के सिस्टम में चलते रहे और नतीजा आपके सामने है कि अब एक इलेक्टेड हुकूमत अगर आ भी जाए तो उसको चलने नहीं दिया जाता। उसके पीछे कोई ना कोई पावर्स जो हैं, कभी हमारी अदलिया उसके सामने रुकावट बन जाती है, सिस्टम को नहीं चलने देती, कभी हमारे एस्टेब्लिशमेंट आगे आ जाती है जो हम सिस्टम को जब तक चलने नहीं देंगे और हम चोर और करप्ट की गर्दानें लापना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी मईशत का जो है उसके ऊपर जिसका जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो अपना उसके ऊपर असर पड़ता है। और अब आप देखते हैं कि ये अदालत की ऊपर की तरफ जब भी कोई फैसला आता है तो उस वक्त हमारे डॉलर को जो है ना वो पर लग जाते हैं, वो महंगा होने लग जाता है, रुपया जो है वो डी वैल्यू होने लग जाता है। हमें पता नहीं है कि हम पॉलिटिकली मामलात में को जब जितना प्रोलॉन्ग करते हैं उसकी मईशत पर ज़्यादा असरात होते हैं और यही वजह है कि अभी तक हम पॉलिटिकल मामलात में भी उलझे हुए हैं और मईशत के मामलात में भी सेम हमारी सूरत है। खादिम साहब, ये फ़ौज का अमल दखल तो बांग्लादेश में भी रहा है, तो वहाँ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा होता जा रहा है, उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और ज़ाहिर है कि वो इंडिया को भी पीछे छोड़ता नज़र आ रहा है। उनकी पॉलिसीज़ और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? बिल्कुल अज़हर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इस वक्त यूरोप के अंदर जितनी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के अंदर बांग्लादेश की है वो लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो इंडिया को पीछे छोड़ देगा जिस तरह से। अब इसकी वजह आप देखें, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब से पाकिस्तान बना और हमसे जो बांग्लादेश अलग हुआ उसकी वजह भी यही थी कि हम ये चाहते थे कि हम जितना भी मतलब एक सर्वाइवल हो रहा है वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान को ये बड़े एतराज़ात थे कि उनसे रिसोर्सेज आ रहे हैं, जिस तरह आज बलूचिस्तान सिंध इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है, 66% आपको गैस प्रोवाइड कर रहा है, बलूचिस्तान से आ रहे हैं। तो ये एतराज़ात हमने तब भी नहीं सुने थे बांग्लादेशियों के भी, और वो बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं। सच पूछे ना, उनकी पॉलिसीज़ आप देखें, डिवीजन ऑफ पावर, बाकी सारी जो एक हाँ ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक ख़ानदान से ख़ानदान की जो एक रिजिड डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान में है, वो वहाँ भी मुजीबुर रहमान उनके जो ख़ानदान है उनकी नज़र आती है। लेकिन जो कि आप कहें कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो ओवरलैपिंग है वो बहुत कम है, ठीक है। और यही एक पॉलिसी है कि तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल ओवरलैपिंग कम है, इंटरफेरेंस कम है, इसकी वजह से आज वो इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। जिस तरह मोहतरम ने बात की कि अयूब खान की इन्होंने एक मिसाल दी कि उन्होंने जो दरिया देने थे, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो हमने इंडिया को दे दिए, दरिया हमने दे दिए, 3 दरिया हमारे पास बचे। इस वक्त मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट है ब्लू इकोनॉमी का दुनिया के अंदर। ब्लू इकोनॉमी का मकसद ये होता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमी, कि आज दुनिया पूरा शिफ्ट कर रही है उसकी तरफ कि जो हम आपकी जो अर्निंग होती है वो थ्रू सीज और जो आपके ओशियन से उसके थ्रू आप कितना कमा सकते हैं इस वक्त। और कहा जाता है कि 2.5 ट्रिलियन टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड में इस वक्त ओशियन सी जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कंट्रीब्यूशन है, कि जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है उसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमने जो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा असासा है, लेकिन हमने यूटिलाइज ही नहीं किया, हमने इसको देखा ही नहीं। जो
जो हमने दे दी हम उनका तो रोना रोते हैं कि हमसे ये चीज़ें चली गई हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसका भी इस्तेमाल, उस पर कभी तरस नहीं खाते कि उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें, कि हम इससे कितना अर्न कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इस वक्त पूरी दुनिया में एक ना पीक पे चल रहा है और पूरी दुनिया शिफ्ट कर रही है इसकी तरफ, लेकिन हम आज भी हमारे पास ना उस तरह की टेक्निकल वो चीज़ें हैं जिसको हम यूटिलाइज करें, ना हमारे पास उस तरह के अवेयरनेस है। हमारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हमारे साथ। सही। नदीम साहब आप क्या कहेंगे इस पे? ये असल में ना हमारे वही मसाइल बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो बात यह कि हम सिक्योरिटी मसाइल से अभी तक बाहर नहीं निकल सके, 70 साल हो रहे हैं अभी भाई खुद कुछ हमले और धमाके, हम सिक्योरिटी पे ज़्यादा तवज्जो, सिक्योरिटी के मसाइल में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। जब तक हम सिक्योरिटी के मसाइल को ना कवर नहीं ना करते उसके बाद हम ये इकानमी और ग्रोथ की तरफ जाएंगे। हम इन मसाइल से अभी नहीं निकले। अभी कल परसों आज की भी खबरें हैं कि बलूचिस्तान में कुछ हुए अटैक और कुछ, तो मैशत भी तो सिक्योरिटी का हिस्सा है ना। तो वही ना मेन मामला को जब तक हम पहले ये सिक्योरिटी के मामला को कवर नहीं करते और हम यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं ओवरसीज जो मतलब लोग आते हैं इन्वेस्टर्स का, जब तक हम एतमाद बहाल नहीं करते तो मीशत क्या ये जितने भी गोल्डन कंसेप्ट हैं ब्लू इकानमी और दूसरे ये नहीं ग्रो कर सकते। पहले आपको यहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पीस देना पड़ेगा, फिर प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमारे यहाँ अभी तक उन मसाइल के शिकार हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिंक करती हैं कि तमाम जो हमारे जो पार्टनर हैं रियासत के अंदर जितने भी फ्रीकैन हैं वो सारे मिल के बैठें, वो सारे प्लान को डिवाइस करें, उसमें जिसका जो पावर्स बनती हैं, जुडिशरी अपना जुडिशरी का काम करे, सियासतदान अपनी सियासत करें, जो ब्यूरोक्रेसी है वो फैसलों पर अमल दरामद करवाए। अब अगर देखें ना पेट्रोल प्याज महंगे हो गए हैं या सब्जियां महंगी हो गई हैं तो ये MNA या MPA का काम नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है जो वहाँ पे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी बैठे हैं तहसील लेवल पे, उनका काम है इम्प्लीमेंटेशन देखना। और हमारे जो ये ब्यूरोक्रेसी है सप्लाई एंड चेन का जो हमारा कंसेप्ट है, हमें अभी तक नहीं पता कि लाहौर के अंदर कितने चीनी की डेली खपत है, कितनी कंजप्शन है, मुर्गी की कितनी कंजप्शन है और ये कहाँ से पूरी हो रही है। इसका एक सिस्टम बन जाए जो एक आम सी नॉर्मल सी मतलब प्रैक्टिस है जो आप किसी भी मेरे ख्याल में ग्रेजुएट से पूछेंगे वो आपको इसका निज़ाम डिवाइस करके दे सकता है। लेकिन हम यकदम देखते हैं जी वो आटा किल्लत हो गई, यकदम देखते हैं जी प्याज जो है वो 250 रुपये हो गया, फिर यकदम सब्जियां जो है वो महंगी हो गई। तो ये हम डिमांड और सप्लाई का जो एक चेन सिस्टम है हम वो नहीं बिल्ड कर सके तो हम आगे मीशत एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात आ जाती है। तो ये शुरू से हमारे यही मसाइल हैं और अभी तक हम इन्हीं मसाइल का शिकार। अच्छा अजहर साहब, इसमें ना एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह सिक्योरिटी की मोहतरम ने बात की, जो सिक्योरिटी कंसर्न इश्यूज़ हैं ना वो हमें विरासत में ही मिले हैं और ये हमें नहीं मिले। आप देखें 1947 तक ऑलमोस्ट कोई 60 कंट्रीज़ ने ना 60 स्टेट्स ने इंडिपेंडेंसली कॉलोनियल जो इधर एरा था उससे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये सिक्योरिटी इश्यूज़ रहे। 1947 में हमने इंडिपेंडेंस ली, उसके बाद 1948 में फ़ौरन कश्मीर का इशू आ गया सामने, हमें उस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए। उसके साथ साथ हमें हर वक्त ना हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो ये इदारे हैं, इनकी ज़रूरत पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान या बाकी पाकिस्तान की तरह जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कॉलोनियल एरा से इंडिपेंडेंस ली, वो कभी भी उनमें प्योर डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं। तो इस तरह को जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो तो रहे और आज तक हैं। एक दफ़ा ना तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि एक सिविलियन सुपरमेसी हो जिसके मुताबिक जो हमारी मिलिट्री है और बाकी सारी इंटरवेंशन है इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन उसकी भी मज़े की बात यह है कि जब बलूचिस्तान में आर्मी के ऑपरेशंस करवाने थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी आर्मी से हेल्प ली वहाँ, तो वहाँ भी हम इस चीज़ में ये एक उम्मीद की किरण थी कि सिविलियन डेमोक्रेसी, सिविलियन सुपरमेसी राज हो सकती थी। खादिम साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में फ़ौज के इतना मजबूत होने की क्या वजह है कि पाकिस्तान का जो फ़ौज का इदारा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हर यानी कि सियासी मामलात में भी मुदाखलत होती है, बाकी मामलात में भी। अज़हर साहब, इसके लिए मैं कोट करना चाहूँगा, एक वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड बुक है, इस बुक है जो कि द मैन ऑन हॉर्सबैक। ये एक बुक लिखी गई है जिसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है और इसने एक ओवरऑल एक स्केच खींचा है दुनिया लेवल पे कि जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं और इनकी इंटरवेंशन क्यों होती है। सबसे पहले तो इसकी रीज़न ये है कि ये वहाँ इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है जहाँ प्योर डेमोक्रेसी नहीं होती।
जिस तरह मैंने आपको पहले बात की कि हमने जब एक कॉलोनियल एरा से, जो कॉलोनियलिज्म से हमने एक इंडिपेंडेंस ली, उसके बाद हमारे पास एक प्योर डेमोक्रेसी नहीं थी और सिक्योरिटी इश्यूज़ पाकिस्तान के अंदर तब से ही 1948 का जैसे मैंने जिक्र किया, उसके बाद 1965 की वार होती है और वार ऑन टेररिज्म, और इसके साथ साथ जो हमारी इंटरवेंशन होती है बांग्लादेश इसमें, अफ़गानिस्तान में विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका, तो ये एक चेन तो चली है शुरू से लेकर। लेकिन उसके बाद डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट्स, एक जो असल दुनिया में एक 5 फीचर्स हैं माने जाते हैं कि ये जो फोर्सेस होती हैं स्ट्रॉन्ग इसलिए होती हैं। नंबर 1 इस बुक के मुताबिक वो ये है कि इनके अंदर, ये जो हमारी फोर्सेस होती हैं, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है कि होती है, इंटरनल स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कम्युनिकेशन का मकसद है कि इनकी कोई भी जो इनकी एलीट या यानी कि हायरार्कियल जो भी एक डिसीजन होते हैं वो सब के लिए एप्लीकेबल और उन पे सब ने अमल दरामद करना होता है। उसके बाद जो इनका है स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ कमांड ऑफ पावर, ये नहीं कि इनकी जो कमांड ऑफ पावर है वो इतनी कंसंट्रेट है, जैसे मैंने अभी बात की कि एक अगर फैसला आ गया है तो उस पर कभी कोई ना नहीं करेगा, उसको फॉलो करना है। ये एक बुक का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। उसके साथ साथ है सिस्टमेटिक नोमेडिज्म और इसको हम कहते हैं सुसाइटल आइसोलेशन। सुसाइटल आइसोलेशन का मकसद है कि ये जो फोर्सेस होती हैं, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये खुद को सोसाइटी से अलग रखते हैं। आपने देखा होगा इनकी सोसाइटीज अलग हैं, इनका रहना सहना अलग है, इनका किसी पब्लिक के साथ उस तरह का इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वो खुद को एक टोटली ही डिफरेंट क्या कहते हैं फेनोमिना में, डिफरेंट माहौल में रखते हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट करता है जर्नल विल पे कि वो देखते हैं कि जो ये एक पता नहीं कौन सी मखलूक है, लाइक जिस तरह मतलब है तो उनका एक डिसिप्लिनरी एक फोर्स है। और इसके साथ साथ ये भी एक फरमाया गया है कि एक डिसिप्लिन फोर्स होती है। डिसिप्लिन फोर्स के साथ जो है कि स्ट्रॉन्ग हायरार्किकल सिस्टम होता है इनके अंदर, कि जो भी हायरार्की है वो स्ट्रॉन्ग होती है इतनी, इसके लिए ये इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपकी सियासत में। ठीक हो गया नदीम साहब, ये पाकिस्तान इस वक्त माशी के साथ साथ आइनी बहरान का भी शिकार है। PTI फौरी इलेक्शन चाहती है, हुक्मरान इत्तेहाद इससे भाग रहा है। ये चूहे बिल्ली का खेल पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाएगा, ये इस खेल का क्या नतीजा निकलेगा? अजहर साहब, ये मामला बड़ा गंभीर है। असल में हमारे यहाँ आवाम को बहुत सारी चीज़ें आवाम के सामने नहीं आ रही थी। अब ये आवाम को पता चल रहा है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत के लिए के जब भी आई है तो उसके साथ साथ 2 चैलेंजेस आए हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट चैलेंज करती थी और दूसरा हमारी अदलिया जो है वो भी अक्सर जो है जमहूरियत और सियासतदानों के साथ जो है ना उसने नाइंसाफ़ियाँ की हैं। और उन नाइंसाफ़ियों में उसने आपने देखा कि बहुत हमारे 2-3 वज़ीर आज़म को उन्होंने उतारा, 1-2 हैंग भी कर दिया अदलिया के फैसलों ने। और बाद में अदालतों ने तस्लीम भी किया कि जी भुट्टो का जो मर्डर था वो एक कत्ल जो है वो जुडिशल मर्डर उसको कहा जाता है। और उन्हीं जजेस ने बाद में खुद तस्लीम किया कि ये हमने बहुत बड़ी गलती की है। और हम देख रहे हैं कि अभी तक भी वही अदलिया जो है वो सियासी मामलात में बहुत ज़्यादा मदाखलत कर रही है और उसी मदाखलत की वजह से आप देखते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पैदा हो रही है। अगर आप देख रहे हैं कि अभी ये जो 3-4 का फैसला आया है तो अब हुकूमत वक्त कह रही थी कि ये 4-3 का फैसला है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो है बात नहीं मानी और फिर 3 वोट बना दिया, एक बेंच बना दिया 3 जजेस का। जबकि आज जस्टिस अतर मनल्ला ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम इस पे बाद में आएंगे, लेकिन जो सियासतदान पहले इल्ज़ाम धरते थे मिलिट्री पर, अब कह रहे हैं कि अदालतों की मुदाखलत होती है। सियासतदान कसूरवार हैं या फिर ये इदारे कसूरवार हैं? सर ये इदारों का, असल में ये इदारे कब से यूज़ हो रहे थे ना, अभी ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। पहले तो हम साकिब निसार का करैक्टर तो सबके सामने है और अभी ये जो जस्टिस साहब हैं इनका भी और ये जो अदलिया है इसकी ये चीज़ें आपके सामने, क्योंकि फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि जजेस खुद उनके अंदर रिफ्ट पैदा हो गई है ना। 4 जजेस ने इस फैसले के खिलाफ बात की है कि सियासी मामलात में सियासतदान अपने मामलात को अदालत में ले जाएंगे तो अदालत तो अपना फैसला देगी ना। खालिद साहब आप क्या कहते हैं? मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह मोहतरम ने बात की कि 4 और 3 का ये डिसीजन था। देखें, मैं इस चीज़ को हम मानते हैं बीइंग अ लॉयर कि जजेस आपको कंसीडर तब करने चाहिए जो बेंच में इंक्लूडेड जजेस हैं। जहाँ तक 7-3 की बात हो रही है, जो 2 ने पहले कहा कि हम बेंच का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, इसका मतलब है उन्होंने हेयरिंग ही नहीं सुनी। ठीक है, तो आप अगर ये जो 1 मार्च को फैसला आया, ऑर्डर पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसकी फर्स्ट लाइन आप पढ़े ना अजहर साहब, उसमें ये लिखा है बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2, यानी कि ये जो ये फैसला है ये सिर्फ 5 मेंबर बेंच जजेस का है।
इसमें 7 का कहीं भी जिक्र नहीं है, 9 का कहीं भी जिक्र नहीं है, और उन पांचों के सिग्नेचर्स भी हैं लाइक ना। तो आप ये देखें कि आप इस चीज़ को माने कि ये जो वर्डिक्ट ऑर्डर हुआ था ये यानी 3-2 का है, यानी कि 5 का है, तो 7 और 5 का तो यहाँ ख़त्म हो जाता है सीन जब आपने एक सर इसमें ये तो है ना कि 3-7 था, 7 का बेंच था, 4 छोड़ गए और 3 रह गए, अक्सरियत छोड़ गई 3 रह गए, इस तरह पलड़ा जो है ना वो बराबर तो ना रहा ना। देखें पलड़े की बात, बराबर की बात तब होती ना जब आप एक पूरी हेयरिंग सुनते, 7 एंड तक होते, उसके बाद आके एक फाइनल वर्डिक्ट पे आप आके कहते कि हम इस फैसले का हिस्सा नहीं होते। हो सकता है उनको जो मुखालिफ जजेस हैं, मसला इशू देखें अजहर साहब, बात को समझने की कोशिश करें ना। मसला ये है कि उनको ये लगता था कि ये सो मोटो का जो है केस बनता ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने हेयरिंग सुनने से पहले ही जो इस बेंच का बनने से इनकार किया, उनको ये लगता था ये सो मोटो का केस बनता ही नहीं है। अब देखें सो मोटो का अगर आप क्राइटेरिया देखें तो हम समझते हैं बनता है, क्योंकि जब पब्लिक एट लार्ज का इशू हो, पाकिस्तान की तारीख में तो सो मोटे उन केसेस पे लिए गए हैं, मतलब सुन के ना आपको हैरानगी होती है। कभी हॉस्पिटल पे लिए गए, कभी आपको जब नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की ज़रूरत होती थी तब भी आप जजेस को इस्तेमाल और कोर्ट का हमारा इस्तेमाल होता रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कोर्ट की जीत है फर्स्ट टाइम कि सो मोटो की अपील वहाँ सुनी गई है जहाँ आपका पब्लिक के लार्ज का इशू है। एक पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पॉपुलेशन वाइज से, उसके साथ साथ केपीके का इशू है, तो ये पब्लिक के लार्ज का इशू था, सोमोटो का केस बनता था। और जो हमारे चीफ जस्टिस ने ये सोमोटो लिया है, हाँ ये सोमोटो जो ये कही गई रेफरेंस में बातें थी कि सोमोटो जब आप लेते हैं तो एक कमेटी बैठे और उसके बाद आप देखेंगे कि यार सोमोटो का केस बनता है, तो ये लेजिस्लेशन बदकिस्मती पहले से हो जानी चाहिए थी। इस वक्त आके आप इस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना और एक स्पेसिफिक प्रोविजन पे जो कि 184(3) है सोमोटो का, उस पर जिस तरह जल्दी में हमारी गवर्नमेंट ने आके एक लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश की, तो इस वक्त जो है ना वो आपकी मेलाफाइड इंटेंशन नज़र आती है। ये तो लेजिस्लेशन पहले की हो जानी चाहिए थी। इस वक्त अगर चीफ जस्टिस ने ये सोमोटो का नोटिस लिया है तो इसका मतलब है कि पब्लिक एट लार्ज का इशू, और सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, साथ साथ अपेलेट जुरिस्डिक्शन और रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, तो ये उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि ये मसले को देखते। इसमें सर एक चीज़ देखें ना, ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2 सूबों में हुकूमतें हमने पहले ही तोड़ दी हैं उसकी मुकर्रर मुद्दत से पहले ही, जबकि पाकिस्तान की तारीख में पहले ये कभी भी नहीं हुआ। पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा इंतखाबात होना आते हैं, ठीक है। ये जस्टिस अतर मनल्ला ने लास्ट टाइम ये कहा था कि पहले तो आप इस चीज़ को करें ना कि क्या टाइम से पहले असेंबली तहलील करना जो है क्या ये भी जायज़ है कि नहीं है। और उस वक्त आपने देखा कि जो उनका वज़ीर आला था पंजाब में बरोज़ इलाही साहब, तो ये बार बार कह रहे थे यार अभी हमें असम्बलियाँ ना तोड़ें खान साहब, लेकिन खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी। और जब आपने तोड़ी हैं तो फिर दोबारा इलेक्शन में क्यों आ रहे हैं? ठीक है, आप जनरल इलेक्शन में ये अब कह रहे हैं 2-3 माह के बाद तो फिर जनरल इलेक्शन होने हैं ना, तो वो कह रहे हैं 2 से 3 माह। अब उसमें क्या करेंगे कि वे जो हमारे मुल्क में जो आइन है कि जी पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन सारे पूरे सूबों में इकट्ठे होंगे, अब हम 20 अरब अब लगाएं 2 सूबों में इलेक्शन के लिए, 3 माह बाद फिर हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है। तो ये जो इशू था इसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कहा कि जी हम इनको इकट्ठा करवाने का हमारा प्लान है। इस पे बात चली थी और इसके लिए फिर यही होता है कि जो हमारी अदलिया है ये एक रियासत को बड़ा सुकून है, इसका हक बनता था, जिसके ऊपर तनकीद भी की जा रही थी कि आप लार्जर फुल कोर्ट बनाएं, बेंच बनाएं जिसमें तमाम जजेस हों, तमाम जजेस इनपुट दें और एक अच्छा मास्टरपीस निकला है। लेकिन जजेस साहब ने बात नहीं सुनी, और वो जजेस जिनके खिलाफ अभी रेफरेंस दायर हुए हैं और जिनकी जो ऑडियो वीडियो लीक्स आई हैं आपके सामने, तो उनको स्पेशली उस बेंच में बिठा के और एक मखसूस किस्म का जजमेंट दी गई। और जस्टिस साहब ने खुद कहा कि जी ये जो जस्टिस मज़ार अली अकबर साहब को हम बिठा के बैठे हैं बेंच के अंदर, हमें खुफिया एक छुपा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी ये देखें हम इनके साथ हैं। तो ये शुरू से ही ना हमारे यहाँ असल में ये एक इदारा था अदलिया जिसके अंदर तकसीम नहीं थी, और ये इस वक्त अदलिया के अंदर शदीद किस्म की तकसीम नज़र आ रही है। और बड़े सीनियर जो जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब, फैज़ ईसा साहब, और ये लोग जो हैं ये चीफ जस्टिस के मतलब को टोक रहे हैं कि जनाब ये अच्छा हुकूमत ने तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 3 रुकनी बेंच का उसको मुस्तरद कर दिया, तो ये पार्लियामेंट और अदलिया में टकराव होगा क्योंकि करारदाद भी पेश की गई है जी, इस हवाले से पास हो गई है। तो इसके नतायज क्या निकलेंगे? इसके नतायज यही निकलेंगे कि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है अदलिया की तरफ से सियासत के मामलात में, पार्लियामेंट के, हालांकि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है,
पार्लियामेंट, उसके मामलात में ये जब तक नहीं ना रुकेगी तो ये पार्लियामेंट आपकी स्मूथली फंक्शनिंग नहीं करेगी, ये वर्किंग नहीं करेगी उस वक्त तक। तो ये देखें ये आने वाले टाइम में, क्योंकि 3-4 माह रह गए चीफ जस्टिस साहब के भी ना। अब इस पे कोर्ट क्या कदम उठा सकती है? अजहर साहब, इसमें ना मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो जो मोहतरम ने बात की कि बात से ये लगा कि ये तासुर एक जनरल पब्लिक का भी ये तासुर है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पीटीआई के हक में आया है, और दूसरा ये भी जनरल ये है कि जैसे इमरान खान ये भी परसेप्शन है कि जो इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी हैं। देखें, असेंबलियां टूट गई, ठीक है, ये आईनी एक शिक है कि असेंबली टूटने के बाद 90 डेज में अपने इलेक्शन होने हैं। जिस तरह मोहतरम ने बात की कि जनरल इलेक्शन तो हो रहे थे, क्या जल्दी थी कि आप असेंबलियां तोड़ के फिर इलेक्शन में आए? वो ना भी आते ना तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये पंजाब के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि 90 डेज में उनका राइट टू वोट बनता है कि वो आए और 90 डेज में आपको केयर टेकर जो आपकी गवर्नमेंट है उसको हटाएं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाएं। तो ये बात नहीं हुई कि आपने असेंबलियां तोड़ दी तो उसके बाद आप क्यों इलेक्शन में आ रहे हैं, आप जनरल इलेक्शन का वेट करें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपने 90 डेज में करवाना है। और इसमें एक बात ये है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जो है कि दिया है तो किसी की फेवर में दिया, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनली फैसला दिया है जो कि एक लीगली बनता है कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने यह बात की कि हम 8 अक्टूबर को करवाएंगे, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है उसमें आप चले जाएं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन आके डेट देगा, उसमें शेड्यूल दे सकता है। बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाए और उसमें शेड्यूल दे। इलेक्शन कमीशन कभी डेट नहीं दे सकता। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया कि आप आके इलेक्शन करवाएं तो उसको करवानी है इलेक्शन, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली एक राइट जो इन्फ्रिंज हो रहा था पंजाब के लोगों का, उनको जो है कि इन्फोर्स करवाने की कोशिश की है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। ठीक हो गया। नदीम साहब, ये हुक्मरान इत्तेहाद है जो इलेक्शन से क्यों भाग रहा है, इसको तो मुकाबला करना चाहिए? सर, इलेक्शन से नहीं भाग रहे, बात फिर वही आ रही है जो अतर मिनल्ला साहब ने की, और वो कि जी एक आवाम की एक। अच्छा सर, आप बार बार अतर मिनल्ला साहब की बात कर रहे हैं, तो उनके इख्तिलाफी नोट में है कि आप जरा आवाम भी समझ सकें। जी जी, अच्छा, उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने इख्तिलाफी नोट में ये कहा है कि जब भी सियासत के मामलात में अदालतें मुलव्वस होती हैं तो सियासत में एक पार्टी जीत जाती है, दूसरी पार्टी हार जाती है, लेकिन अदालतें हमेशा हार जाती हैं, क्योंकि अदालतों के खिलाफ वही दूसरी जो पार्टी होती है वो बोलने लग जाती है। अब आपने देखा कि रात को 12 बजे अदालतें खुली, वही इमरान खान वाली पार्टी जो है उन्होंने अदालतों को खूब रगड़ा लगाया, उन पर तनकीद की कि जी मैंने क्या ऐसा कर दिया था कि आप लोगों को रात को 12 बजे अदालत, उस वक्त भी अदालतें तनकीद का निशाना बनी, और अभी भी आप देख रहे हैं कि वो अदालतें तनकीद का निशाना है। तो मामला सिर्फ ये है कि जो सियासी मामलात हैं उनमें अदालतें जो हैं मुलव्वस ना हों तो मामलात बेहतर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। जैसा मतलब जो आज का जो ये जो जितने भी इख्तिलाफी नोट थे जिनमें ये आया, उसमें यही कहा गया है कि सियासी मामलात को सियासतदानों के खाते में ही रखें, और ये 3-4 और ये अदालतों के ये जो मामलात हमने डाल दिए हैं, ये लीगल कम्प्लिकेशन जो हैं ये अब आम आदमी को भी समझ आने लगे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। मामलात सिंपल ये हैं कि ये जो एक पार्लियामेंट के 5 साल की मुद्दत थी, 5 साल की, तो ये इमरान खान साहब ने किस ख्वाहिश के ऊपर क्यों ये असेंबलियां पहले तोड़ी हैं, ये किस लॉ के तहत तोड़ी हैं, इसको भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि फिर देखें ना, आपने 1 महीने तोड़ने के बाद, तो असेंबलियां नहीं तोड़ी ना, स्पीकर ने तोड़ी। सर स्पीकर ने नहीं, लीगल राइट है, ये एक लीगल राइट है, वो तोड़ सकते हैं। अब देखिए ना, लीगल राइट है तो महीने के बाद फिर आप कह रहे हैं जी वो इलेक्शन करवाएं, ये भी लीगल राइट है कि 90 डेज में हो, वो नहीं कह रहे, ये तो वो ना भी कहते तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि 90 डेज में करवाएं, वो तो चलेगा। हम उस साइड पे देख रहे हैं कि मुल्क की मुआशी हालत कैसी है, जो देखें 20 अरब रुपए आपने उसके लिए निकाल के लगाने हैं और 3 माह बाद फिर आपने वो लगाने हैं। अजहर साहब, क्या गारंटी है कि आपके अक्टूबर में आके सिक्योरिटी इश्यूज ठीक हो जाएंगे? मतलब देखें, आपके मुआशी एक सवाल तो ये है ना कि मुआशी बहरान से निकलने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। इस वक्त कोई किसी को हम यहाँ सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे। मैं बजाते एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा कि पीटीआई ठीक है, या मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सपोर्ट जरूर कर रहा हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल जो क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे थे और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनते जा रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस बनती थी। सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के अगर ना होती तो फिर तो आपके पास क्या, आप इमरजेंसी लगा देते, आप यहाँ आपकी डिक्टेटरशिप होती, फिर आप इन हालात में चले जाएं। नहीं, उन्होंने जो भी बात की है एक लीगली बात की है कि 90 डेज के अंदर ये हो जानी चाहिए। अतर मिनल्ला की जहां इन्होंने बात की वो उसका नोट आप पढ़े ना,
वो बड़ा बैलेंस नोट है। उन्होंने बात सिर्फ इतनी की है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा तनकीद का निशाना रही है, चाहे किसी की तरफ से। अब अगर बात इनकी फेवर में पीटीआई की में आएगी तो पीएमएलएन उसको क्रिटिसाइज करेगा, अगर पीएमएलएन की पंजाब में जो इस चीज की क्या गारंटी है कि खान साहब इलेक्शन के बाद नताज कबूल कर लेंगे? ये भी इसकी गारंटी। देखें, ये एक बात सुनिए, इस वक्त फौज जो है, इस वक्त सिक्योरिटी इदारे हैं वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, और जो आप कहते हैं उनकी ड्यूटी है अजहर साहब, उनकी ड्यूटी है देना। उनकी देखें इस वक्त मुल्क का इशू क्या चल रहा है आपका, पॉलिटिकल क्राइसिस ये है ना इस वक्त करंटली, तो ये है ना, आप इस इशू से निकलेंगे तो आपके जो एजेंडा है बाकी पे सोचेंगे ना कि आगे क्या होगा। नहीं, मैं एक मिनट सर एक रोकता हूँ। अच्छा, बात ये है कि जब तक ये 2 सूबों में फिर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, क्या हालात बेहतर होंगे? वफाक में उनकी हुकूमत बैठी है जिनको इन्होंने कहना कि यार ये तो सिर्फ 20 किलोमीटर की हुकूमत है। मामला उस वक्त बेहतर होगा जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे और एक मैंडेट लेकर एक पार्टी इलेक्शन जीतेगी, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों में ये उनसे एश्योरेंस लेना जरूरी है कि इलेक्शन के बाद आप रिजल्ट भी तस्लीम करेंगे। यही इमरान खान जब कहेगा जी मेरे खिलाफ फौज भी मेरे खिलाफ है, पार्टियां भी सारी मेरे खिलाफ है, अदलिया भी वो कहेगा मेरे खिलाफ है, तो मैं जो इलेक्शन रिग हुए हैं, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, फिर वही काम शुरू हो जाएगा ना, फिर वही काम शुरू हो जाएगा। मामला ये नहीं समझ रहे। दूसरा ये है कि पंजाब में जो आइन रीराइट किया गया है उसके बारे में इस वक्त बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की, ठीक है, बात ये नहीं हो रही पॉलिटिकल क्राइसिस आगे क्या होंगे। ये देखें, ये विविड हैं, ये क्लियर हैं कि आगे ये जो तारीख रही है पाकिस्तान की ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, आप बात को जो मेरी बात मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इस बात से हरगिज भी, उनका ये काम नहीं है कि बैठ के इस पे पॉलिसीज बनाएं कि आगे क्या होगा, किसी से श्योरिटी लें। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है मुल्क के अंदर उसको सॉल्व करना, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आया क्या गारंटी है कि अक्टूबर में आपकी सिक्योरिटीज ठीक हो जाएंगी? क्या गारंटी है कि आपके पास पैसा आ जाएगा? इट डज नॉट मीन कि ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करवाने के लिए। लेकिन सर इसमें मैं आपको बात इसमें एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि जहां तक आपने बात की कि जहां पहले बात हो रही थी कि जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मसाइल होते हैं, अजहर साहब आप देखें तारीख रही है कि जब भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मामलात में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो हमेशा जीत जुडिशरी की हुई है। इसकी मिसाल मैं तारीख से आपको देता हूं। जब यूएस के प्रेसिडेंट थे निक्सन, उसके जो एक वाटर गेट स्कैंडल का एक केस बनता है और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस निक्सन 1974 का ये केस है। उसमें ये कहा गया था कि जो वीडियो टेप रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, वो आप जो है रिलीज करें, ठीक हो गया। और उन्होंने जो प्रेसिडेंट ने वो इनकार कर दिया। फाइनली हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी को बरकरार रखने के लिए निक्सन जो प्रेसिडेंट थे उनको रिजाइन करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वर्डिक्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको नहीं माना। यूसुफ रजा गिलानी की आप मिसाल ले लें, जो कि 12 जून 2012 को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको आर्टिकल 63(1)(g के तहत उनको जो है कि नाअहल करार किया। अब इसी तरह ये अब आर्टिकल 6 लग सकता है पूरी पार्लियामेंट पे, आर्टिकल 6 जिन्होंने करारदाद पास की है। आर्टिकल 63, आर्टिकल 6 देखें, जहां जिन्होंने करारदाद पास की है पार्लियामेंट में, ये आप कह रहे हैं कि 184 के तहत जो खत्म किया जो फैसला। देखें, इस वक्त पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना। आप कभी भी इस चीज़ में जाकर उनको आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनका काम है। लेकिन इस वक्त बहस क्या है? बहस ये है कि ये जो ऑन द स्पॉट ये जो आप 184 की अमेंडमेंट करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोविजन की, इसके पीछे मेलाफाइड इंटेंशन आप करें। और इसकी एक मज़े की बात बताऊं आपको, कुछ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपके प्रोसीजरल लॉ में जब आपके बयान किए गए हों, एक्सप्लेन किए गए हों, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तो जो चीफ जस्टिस का फैसला था वो पहले आ चुका था, ऑर्डर आ चुका है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्या अब अगर हम इसको अमेंड करते हैं 184 को, जो कि ये करारदाद मंजूर होने जा रही है या इन्होंने पेश की है, तो क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि क्या इस अमेंडमेंट के तहत पिछले ऑर्डर जो है उसको खत्म किया जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अब तब होगा जो आने वाले फैसले, या ये बयान किया जाए, इसमें बताया जाए, इसमें एक क्लियरली लिखा जाए कि ये जो पिछले ऑर्डर हुए हैं ये सारे खत्म होंगे। फिर तो इस तरह से कई सो मोटोज केसेस हैं, वो तो सारे खत्म हो जाएंगे।
तो ये भी एक सोचने की बात है। ठीक है नदीम साहब, इस बात को ख़त्म कीजिए प्लीज़। सर मैं इसको बात को सिर्फ सिंपली ये ख़त्म करना चाहूँगा कि अदलिया ने खुद एक आर्डर पास किया था कि अकेला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कुछ नहीं है, उसकी कोई पावर्स नहीं है। जब तक काबीना से मंजूरी नहीं लाई जाती तमाम पूरी काबीना की, उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म के आर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक हो, अगर हम अदलिया पार्लियामेंट के ऊपर ये असूल अप्लाई करते हैं तो वाई नॉट ऑन द जजेस? वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्यों इतना सुप्रीम है? ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि अदलिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट्स पे नहीं हो रही। ये अब भाई साहब को भी पता होगा कि चीफ जस्टिस का स्वबदीदी इख्तियार आता है, वो जिसको मर्जी चाहे जजेस लगा ले। हालांकि कानून ये होता है कि हाई कोर्ट्स के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाता है। लेकिन आप काफ़ी अरसे से पिछला उठा कर देख लें, तारीख उठा लें, ये मौजूदा चीफ जस्टिस से भी इसने ये हमेशा रूल्स को वायलेट किया। ये राइट किसने दिया? आप देखें, आप बात कर रहे हैं कि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। मैं इस चीज़ से अजहर साहब डिनाई नहीं कर रहा कि 184 जो है सोमोटो जो एक पावर है वो बहुत कभी कभी आप देखें पाकिस्तान की तारीख है कि पाकिस्तान को इस सोमोटो ने बहुत नुकसान भी दिया है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को देखें, जहाँ डिक्टेटरशिप को हमने कहा कि ये ठीक है या ऐसे ऐसे केसेस में हमने सोमोटो का यूज़ किया है, नुकसान हुआ है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा कि एक अमेंडमेंट हो। मैं तो ये भी चाहता हूं कि 184 के बाद जो अपील का राइट ही नहीं है कि एक जो फैसला आ गया उसके बाद कोई अपील ही नहीं होती, तो इंटर कोर्ट अपील भी होनी चाहिए, जो कि अभी करारदाद में ये बातें हो रही हैं, होना चाहिए। पॉइंट ये है कि अब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस के पास ये पावर जो है ये लीगली है, तो आप वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब वो उसको किस हद तक एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डोमेन आपने डिफाइन नहीं की, तो ये लेजिस्लेशन का काम था ना आज तक, अब कर रहे हैं तो इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि ऑन द स्पॉट और इस फैसले को देख के करना, इसमें मेरा फाइड इंटेंशन नजर आ रहा है। इसमें मैं इसको फाइनल करूंगा बात को। बात यह है कि जो दूसरा तासर दिया जाता है ना, आपने देखा कि इमरान खान के ज़माने में जब भी इन्होंने किसी सियासतदान को पकड़ा है ना, उसको कम से कम 3 माह इन्होंने जेल के अंदर रखा है, उसका एक ऐसा लॉ था। और अभी लेकिन जो पीटीआई के आपने जितने भी सियासतदानों को ये स्कैंडल में मुख्तलिफ में पकड़ा है, तो इन्होंने 2 दिन 3 दिन बाद में इनकी ज़मानत ज़्यादा 15 दिन मैक्सिमम इनका 15 दिन है। हमारे जो फवाद चौधरी साहब ये तीसरे दिन आ गए थे बाहर और तीसरे दिन वो रो रहे थे। हालांकि 90 दिन आपने लोगों को इससे तासुर यही जा रहा है कि अदालतों का जो झुकाव है वो पीटीआई की तरफ है। हालांकि ये देखिए एक आम लॉ है, आप किसी भी मतलब आम आदमी को भी जो है 3 माह के लिए 1.5 माह के लिए बंद कर सकते हैं किसी भी कानून के तहत। तो ये तासर हमारे यहाँ गलत फैलाया गया है और ये तासर जो दे रहे हैं इस वजह से हमारी सोसाइटी में तकसीम हो गई है और ये जो अदलिया जैसा इदारा है ये मज़ीद तकसीम का शिकार होता जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि जो आवाम के सामने तमाम इदारे जो हैं ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आइन की तशरीह करते हैं, मर्ज़ी से आइन को रीराइट करते हैं। ये सिस्टम ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक हो, नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाकरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये अवाम का मुल्क है, अवाम को फ़ैसले करने देने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।